नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग मोस्ट वेलकम है हमारे न्यू टॉपिक में, जो कि हम पढ़ेंगे अपना सेल ऑर्गेनेल्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक जो है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स जो है, जैसे मान लीजिए आपका सेल है, ठीक है, ये आपका जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में लिखा मैंने सीएम और पीएम। और इस ये आपका न्यूक्लियस और ये आपका जो है न्यूक्लियस। इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है ये आपका साइटोप्लाज्म है। ये आपका जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो जो सेल ऑर्गेन्स जो है, सेल ऑर्गेन्स जो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो स्कैटर्स है, ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ऐसा यानी कि सेल ऑर्गन इट इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर which are scatters, or present in the cytoplasm, of the cell। यानी कि साइटोप्लाज्म जो है सेल ऑर्गन जो है इम्बेडेड है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपेटाइटिस हो गया। दीज आर द सेल ऑर्गन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। आई डोंट नो। तो अपना जो है पहला सेल और ऑर्गन जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपना पहला सेल ऑर्गन से डिस्कस कर रहे हैं अपना। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कवर्ड है एक डबल मेम्ब्रेन से। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, ये आपको जो पहला जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो आपका है इनर मेम्ब्रेन। और जो अंदर जो धंसा हुआ पार्ट है ये आपका ये स्ट्रक्चर जो अंदर जो धंसा हुआ है इसको हम कहते हैं क्रिस्टे, या कहेंगे क्रिस्टे नाम का। और इसमें जो पार्टिकल्स जो है ये ग्रैन्यूल लाइक पार्टिकल्स है, इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स आ गए। और आपको मालूम कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया पावर हाउस ऑफ द सेल, या फर्नेस ऑफ द सेल, या करेंसी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहा गया है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन। और प्लस पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है खुद का डीएनए और राइबोसोम है, इसलिए इसको कहा गया है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। कहने के लिए ये है कि इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स आर कैपेबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, एंड रेप्लिकेट थemselves, तो खुद से अपना रेप्लिकेट कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यही मेरे पॉइंट जो है मैंने डिस्कस कर लिया है। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया का है पावर हाउस ऑफ द सेल, या फर्नेस ऑफ द सेल, या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये इंपॉर्टेंट है, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप आंसर आप दे सकते हैं, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स डीएनए, राइबोसोम्स। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट रहता है बैक्टीरिया में और आरबीसीज ब्लड मैमल्स में, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है, ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है। ठीक है, आए समझ में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन, क्योंकि द साइट ऑफ रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही लिया जाता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? बर्निंग ऑफ फूड या कंबस्शन ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फूड जो है रेस्पिरेशन यानी कि बर्निंग ऑफ फूड, कंबस्शन ऑफ फूड को ही कहा गया है रेस्पिरेशन। कहने को लग ये है कि जब फूड जो है C6H12O6 ये फूड है, और ये फूड क्या होगा? जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन कांटेक्ट में जलेगा। ठीक है, जब फूड जलेगा ना तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP जो कि 36 या 38 की फॉर्म में रहेगा। ATP एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी, ये जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा? रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये सारी चीज कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है एनर्जी करेंसिंग ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ अपना नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है प्लास्टिक्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है प्लास्टिक। जो प्लास्टिक्स है सिर्फ केवल जो है प्लांट्स में पाया जाएगा। जो प्लास्टिक जैसे केवल जो है प्लांट्स में पाया जाएगा, और ये भी क्या एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि इसके पास भी खुद का जो है DNA और राइबोसोम्स है। तो कहने का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक्स आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, क्योंकि इनके पास जो है खुद का DNA और खुद का राइबोसोम्स है। इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ, खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर DNA जो प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस, ठीक है, और जो मेजर प्रोटीन जो प्रेजेंट रहेगा राइबोसोम्स में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब इसको डिटेल्स में और डिस्कस करेंगे कौन सा राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक्स में, कि 70S राइबोसोम्स की 80S राइबोसोम। डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स में अभी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करें प्लास्टिक। देखिए, फाउंड इन ऑन ए प्लांट, इट्स आल्सो कंटेन्स DNA एंड राइबोसोम्स, इट्स कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखिए, ये आपका प्लास्टिक्स है। ऐसा समझ में, ये इसका स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और ये जो ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर है, जो सिंगल कोन है, सिंगल, जिसको हम कहते हैं थैलाकोइड्स। अ सिंगल डिस्क सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलाकोइड। एक सिक्का जो है थैलाकोइड्स है। और ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स या स्टैक ऑफ थैलाकोइड्स को कहेंगे ग्रैनम कहेंगे। और इस ग्रैनम जो अटैच करते कनेक्टेड जो है इसको हम कहते हैं लैमिला। ठीक है, लैमिला जो कनेक्ट है। और ग्रुप ऑफ ग्रैनम, सारे ग्रैनम को कहेंगे ग्रैना। ठीक, ग्रैना कहेंगे। और इसके बीच में जो प्रेजेंट है लिक्विड, जो होमोजेनियस मैट्रिक्स है, जिसमें ग्रैनम जो है एम्बेडेड है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। जो होमोजेनियस मैट्रिक्स फ्लूइड है। ठीक है, ये था आपका प्लास्टिक का स्ट्रक्चर। है समझ में? चलिए, और यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड, पॉइंट भी नोटेड करना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड plastics are
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म are semi autonomous organism. See, point to note it. Mitochondrial plastic क्या है? Semi autonomous organism because they have own their DNA and ribosomes, क्योंकि इनके पास जो है खुद का DNA एंड राइबोसोम्स है, ठीक है, और they can replicate themselves. They can replicate themselves. यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक्स आर बोथ आर रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि फिर से सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो है खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। ऐसे ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड क्या है? क्रोमोप्लास्ट। थर्ड क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट जो है फूड प्रिपेयर्ड और क्रोमोप्लास्ट क्या है? गिव्स कलर और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? स्टोर फूड। चलिए इसको हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला टाइप जो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल, जिसके वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर रहता है, और क्लोरोप्लास्ट को ही कहा गया है किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फूड कहाँ बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है प्लांट का, ठीक है, लिखा गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड इट कंटेन्स मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल्स में जो एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन में जो जैसे कि हीमोग्लोबिन में जो एलिमेंट्स पाया जाता है आयरन, जैसे इंसुलिन में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिंक, ठीक है, ऐसा। तो वैसे जो है मैग्नीशियम जो एलिमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए फोटोसिंथेसिस हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। हालांकि अब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट जो है हाउ टू ऑब्टेन ओन फूड, प्लांट जो कैसे फूड बनाते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा और वाटर को लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और क्या बनाएगा? फूड C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है रिलीज करेगा, ठीक है, ऐसा। अब इसमें समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तभी आपको समझ में आएगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन
ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जो लाइट रिएक्शन है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी कि फोटोलिसिस, क्या कहेंगे, फोटोलिसिस, ठीक, फोटोलिसिस। जब वाटर जो ब्रेक होगा H2 मॉलिक्यूल्स और O2 मॉलिक्यूल्स में, जब वाटर जो है ब्रेक होगा H2 मॉलिक्यूल्स और O2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स और O2 मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होगा, और यही ऑक्सीजन जो है रिलीज होगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। और यहाँ पे होगा आपका लाइट रिएक्शन, यहाँ पे होगा आपका ये कहलाएगा आपका लाइट रिएक्शन। क्योंकि लाइट रिएक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि सर लाइट रिएक्शन होगा प्रेजेंस ऑफ लाइट में होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट में होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट में होगा, ठीक है समझ। और नेक्स्ट ये हाइड्रोजन जो है CO2 में ऐड हो जाएगा, CO2 में ऐड हो जाएगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म होगा फूड में, फॉर्म हो जाएगा फूड में। जब हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जा रहा है, इसे हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि प्रेजेंस के लाइट में नहीं होगा, एब्सेंस इन लाइट, एब्सेंस इन लाइट में, ठीक है। लाइट रिएक्शन इसलिए कहा क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन इसलिए कहा क्योंकि एब्सेंस के लाइट में होगा, ठीक है। आई होप आपको मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगा, वाटर से रिलीज होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट है, और प्लांट में क्या प्रेजेंट है, सेल। इस सेल को मैंने जूम किया, इस सेल को मैंने जूम किया, तो सेल के स्ट्रक्चर प्लांट कैसे रहता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप रहता है, ठीक है, प्लांट से, ठीक है। ये सेल वॉल है एंड सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें प्रेजेंट है आपको प्लास्टिक्स, ये मान लीजिए प्लास्टिक्स, और इस प्लास्टिक्स को मैंने जब जूम किया, इस प्लास्टिक्स को मैंने जूम किया तो ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ये देखिए, ठीक है। ठीक है सर, अब हम डिस्कस करते हैं इसके, ठीक है। जो सिंगल डिस्क है, सिंगल डिस्क है, देखिए सिंगल डिस्क है, इसको हम कहेंगे थैलाकोइड्स। क्या कहेंगे, थैलाकोइड्स के लिए क्या कहेंगे, थैलाकोइड्स, सिंगल डिस्क, यहाँ नहीं लिखता हमें,
यहाँ पे लिख दीजिए अ सिंगल डिस्क sac a single disc sac like structure a single disc sac like structure called as thylakoids असल a single disc sac like structure called as thylakoid यानी एक सिक्का एक कॉइन का स्ट्रक्चर है। और ग्रैनम क्या है? ग्रैनम क्या है? ग्रैनम डिस्कस कर लेते हैं। जब ग्रैनम जो है ग्रुप ऑफ thylakoids called as ग्रैनम। पॉइंट में नोटेड। यानी कि पूरा थैलाकोइड्स माने थैलाकोइड्स इस पूरे ग्रुप को कहेंगे हम थैलाकोइड्स। ये देखिए मार्कर ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स कॉल्ड एज ग्रैनम। ठीक है। और ग्रैना क्या होता है? ग्रैना चलिए यहाँ लिखा ग्रैना जो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है पोर्शन इसको स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा एक समझने की कोशिश करिए। स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक लिक्विड सॉल्यूशन जो है जो कि होमोजेनियस मैट्रिक्स है जिसमें ग्रैनम जो है एम्बेडेड है। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर in which ग्रैनम आर एम्बेडेड। ठीक है। अब ग्रैनम डिस्कस करें। जो ग्रुप ऑफ ग्रैनम है उसको हम ग्रैनम कहेंगे। लिख लेते हैं ग्रुप ऑफ ग्रैनम कॉल्ड एज ग्रैनम ठीक है। अच्छा इस पूरे ग्रुप को जो कहेंगे ग्रैनम कहेंगे। और जो ये ग्रैनम को अटैच कर रहा है कनेक्टिंग कर रहा है इसको लैमेला कहते हैं। लैमेला। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है इसको आप देख लीजिए। ये यहाँ पे देखिए। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक जो सिंगल डिस्क है जो थैलाकोइड्स है और ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स को ग्रैनम कहा है और ग्रुप ऑफ ग्रैनम को कहा गया है ग्रैना। ठीक है। और जो स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। और ये आपका लैमेला है जो सेल को कनेक्ट करते हैं लैमेला। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर ठीक है। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन का है ग्रैना एंड साइट ऑफ डार्क रिएक्शन
मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, ग्रेना में होगा, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा, यानी कि स्प्लिटिंग ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, थैलाकॉइड्स में या ग्रेना में। और ग्लूकोज कहाँ फॉर्म होगा, फूड कहाँ फॉर्म होगा, स्ट्रोमा में फॉर्म होगा। आई समझ में, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप जो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिक के जो नेक्स्ट टाइप है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट मीन्स गिव्स कलर्स, ये फूड को, प्लांट्स को गिव्स कलर्स, गिव्स कलर। जैसे मान लीजिए टमाटो जो है कैसे लाल कलर है, ठीक है, कैसे लाल कलर, जैसे कैरेट है जैसे कैसे कलर है, कैसे कलर इसमें आ रहा है, फ्रूट्स में कैसे कलर आ रहा है, गिव्स द कलर इन फ्रूट्स, गिव्स द कलर इन फ्रूट्स। तो कोई भी जो कलर्स आ रहा है ना उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि हमारी स्किन में जो ब्लैक कलर स्किन है जिसका पिगमेंट का नाम है मेलिना, ठीक है, मेलिना पिगमेंट का नाम है। तो इट गिव्स द डिफरेंट कलर्स टू द प्लांट, पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्रोमोप्लास्ट। जिसमें से पहला जो पिगमेंट नाम जो है लाइकोपीन, जो टमाटो के जो कलर जो आ रहा है उसमें लाइकोपीन का पिगमेंट है जो रेड कलर जो रहता है, ठीक है। और जो कैरेट और जो काउ, मिल्क ऑफ काउ, जो येलो पेल येलो कलर जो रहता है, पेल येलो, वो किस वजह से रहता है, पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिससे नाम है कैरोटीन, ठीक है। और नेक्स्ट जो जैसे शिमला देखा हो, जो हरा कलर जो रंग बिरंगी जो रहता है शिमला, ठीक है, उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, कैसएंथीन। और नेक्स्ट जो पिगमेंट है एक है जो पपाया में जो कलर जो रहता है, कैरिकैक्सएंथीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये सब मैंने पिगमेंट का नाम लिख दिया है, लाइकोपीन, टोमेटो, पिगमेंट, पिगमेंट, फ्रूट्स, ठीक है, पिगमेंट, रेड चिली। एक और लिख लीजिए पिगमेंट का नाम जो है, यहीं पे लिख लीजिए आप, जो पिगमेंट पपाया में पाया जाता है, पपाया, ठीक है, नाम पिगमेंट। अब हमारा नेक्स्ट जो है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट जो है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर्स नहीं रहता क्योंकि इसमें पिगमेंट जो है एब्सेंट रहता है। ल्यूकोप्लास्ट का एक ही फंक्शन है, फूड को स्टोर करना। ल्यूकोप्लास्ट का एक ही फंक्शन है, फूड को स्टोर करना। इट टेक्स पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड फ्रॉम स्टार्च, फैट, प्रोटीन, एटीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ऑर्गेनेल्स डिस्कस करते हैं अपना जो है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो जो लाइसोसोम्स को हम कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम्स में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाईली पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। 25 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर लाइसोसोम्स अगर फट गया, मान लो किसी सेल के अंदर अगर लाइसोसोम्स फट गया तो ये अपने आप को डाइजेस्ट कर लेगा। क्यों डाइजेस्ट कर लेगा? ताकि जो है अदर सेल ऑर्गन्स को डैमेज न कर सके या अदर सेल्स को डैमेज न कर सके, ठीक है। इसलिए सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कॉल्ड एज लाइसोसोम्स क्योंकि इसमें एक एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये मार्क हो गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का लाइसोसोम्स को कहा गया है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्योंकि इसमें 25 प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और लाइसोसोम्स जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है और साथ ही साथ जो है इसको ये भी कहा जाए इट इज कॉल्ड एज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। कहने का मतलब यह है कि सेल्स में जो भी डैमेज इसको बाहर निकाल देगा। तो लाइसोसोम के दो मेन फंक्शन है, देयर आर टू मेन फंक्शन। पहला क्या है, इट रिमूव द डेड सेल्स। कहने का मतलब डेड सेल जैसे कि मान लीजिए इंजरिंग आ गया, चोट लग गया, तो इन्फेक्शन हो गया, या एजिंग ऑफ सेल्स हो गया, ठीक है, या सेल ऑर्गेन्स डैमेज हो गया,
तो उस सेल को रिमूव करना किसका काम है? लाइसोसोम्स का काम है। अब किसके फॉर्म? पी या मोवाट के फॉर्म में निकलेगा। जैसे हम इसको डाइजेस्ट करेगा और पस या पी या मोवाट के फॉर्म में निकाल देगा। और सेकेंड जो इसका फंक्शन जो है, इट टेक्स पार्ट इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गन्स लाइक अमीबा। अमीबा जैसे फूड को एब्जॉर्ब करता है, जैसे फूड को इनटेक करता है, जो डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम फूड को डाइजेस्ट करता है। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जितने भी हमारे शरीर में जैसे मान लीजिए पैथोजन एंटर हो गया, तो हमारे शरीर में WBC प्रेजेंट है, उस पैथोजन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। और उसमें भी आपको देखिएगा मेटामॉर्फोसिस में जब फ्रॉग जो है इन्फेंट से एडल्ट फॉर्म होता है, जो एक प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जो फ्रॉग का जो टैडपोल जो गिल जो रहता है, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है। और उसमें भी आपको देखा इन फर्टिलाइजेशन में जो ओव्यूम का जो बाउंड्री जो है उसको डाइजेस्ट करता है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने इसमें यहीं पे लिखा दिया है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इसके 2 मेन फंक्शन है। एक ये मेन फंक्शन ये, इट रिमूव द डेड सेल्स फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पस या पी या मोवाट की फॉर्म में। आइए समझे। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आइए देखें। ये आपका जो है सेल, ये आपका जो है सेल, ठीक है, ये CM, ये PM, CM PM, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो स्पेस है CM प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहीं पे प्रेजेंट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट लिखूंगा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, सॉरी सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया है हाईवे ऑफ द सेल कहा गया है। क्यों हाईवे ऑफ द सेल? कहने के लिए सेल के अंदर जो भी चीज़ बन रहा है, सेल के अंदर जो भी चीज़ बन रहा है, जो भी सिंथेटिक प्रोसेस हो रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसका काम रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। एंडोप्लाज्म को इसलिए कहा गया है हाईवे ऑफ द सेल का। क्यों? बिकॉज इट टेक्स पार्ट्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ द सेल। क्यों? जितने भी सेल के अंदर जो मटेरियल्स इसको ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया है हाईवे ऑफ द सेल। हाईवे ऑफ द सेल बिकॉज इट टेक्स पार्ट्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल। आई बात समझ में? इट एक्ट एज एन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? देखिए तो सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज। सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज कहेंगे। ठीक है, ऐसा समझे? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका एक एंड जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है और दूसरा एंड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इतना ही नहीं है, पूरे सेल में फैला हुआ है, पूरे, सिर्फ केवल इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसको समझाया आपने। जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है रेटिकुलम, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे सेल्स में फैला हुआ है, ऐसा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका ये पॉइंट में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिमिलर है स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बाइलेयर से भी कवर्ड है। और इसका फंक्शन की बात करें, जो मेन फंक्शन जो है
the synthesis of protein, lipids, steroids and it takes part in detoxification. ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है टू टाइप्स के हैं। पहला क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकेंड क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको हम डायग्राम से समझाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा गया क्योंकि इसके एंडोप्लाज्म के सरफेस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में एक ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, जिसके वजह से इट अपीयर्स रफ। एक ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर अटैच है जिसकी वजह से जो सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिख रहा है रफ दिख रहा है। और ये ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है क्या कंटेन है, राइबोसोम्स, क्योंकि इसके सरफेस में राइबोसोम कंटेन्स है इसलिए दिख रहा है रफ। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर अटैच नहीं है, इसलिए इसका सरफेस जो स्मूथ दिख रहा है। ये देखिए स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, टू टाइप्स के हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें कंटेंट्स रहते हैं राइबोसोम्स, इसलिए जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सरफेस और रफ दिखता है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर that is ribosomes. It contains ribosome. Due to presence of ribosome, it appears rough. और इसे हम कहा जाते हैं it takes part in synthesis of protein. इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल, ये भी क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप्स है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट टेक्स पार्ट इन सिंथेटिक ऑफ लिपिड्स, सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ लिपिड, यानी कि जो फैट का जो निर्माण है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। और साथ ही साथ स्टेरॉइड्स, इट टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का मतलब जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स है जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन्स क्या है और फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कहने को लग गया है कि इसमें भी हेल्प लेता है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, यानी कि मेल क्या है, मेल का सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल का सेक्स हार्मोन्स क्या है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन से है कि सेक्रेट्स कौन करता है, लैक्टिक सेल्स, जो कि निर्माण कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गन्स जो है गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है गोल्गी अपैरेटस। इसका लोकेशन की बात अगर देख रहे हैं, इसका अगर लोकेशन की आगे देखना है, लोकेशन देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस के ऊपर ये गोल्गी अपैरेटस, ये गोल्गी बॉडी अटैच है। ये आपका जो है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। अब किस शेप का रहता है? कॉनकेव शेप का रहता है, कॉनकेव शेप का, कॉनकेव शेप का रहता है, कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप। तो गोल्गी अपैरेटस का काम क्या रहता है? शरीर में जो भी बन रहा है उसको स्टोर करेगा, पैक करेगा, उसको डिस्पोज कर देगा, मतलब कि पहुंचा देगा। तो जो भी सेल्स के अंदर जो बन रहा है उसको स्टोर करेगा और पैक करेगा और उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है छोड़ जाएगा अपने टारगेट सेल्स में। तो इसी को कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। और डिस्कवर किया था इन्होंने कैमिलो गोल्गी, इसलिए इनका नाम दे दिया था गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी apparatus discovered by कैमिलो गोल्गी। इट इज कवर्ड बाय, जो गोल्गी बॉडी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उसको पोस्ट ऑफिस में कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को, गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस। कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो भी बन रहा है उसको पहले स्टोर करेगा और फिर पैक करेगा और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। ठीक है, ऐसा इसका फंक्शन क्या है? इट टेक्स पार्ट इन स्टोरेज, packing, dispatch and secretion of the materials of the cell, or it takes part in synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosomes। ऐसा समझ में। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन्स जो है राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ऑर्गन्स जो है राइबोसोम्स। ऐसा तो जो राइबोसोम्स क्या है, आपको मालूम है राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में। ठीक है, जो ग्रैनुल लाइक स्ट्रक्चर है राइबोसोम, और इसे कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। और राइबोसोम से कोई भी मेम्ब्रेन जो है कवर्ड नहीं है, राइबोसोम में जो है कोई भी मेम्ब्रेन जो है कवर्ड नहीं है। इट इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। इसका फंक्शन है, सिर्फ केवल एक ही फंक्शन है, इसका एक ही फंक्शन है, सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का निर्माण करना है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कौन करेगा? राइबोसोम करेगा। फॉर्मेशन प्रोटीन कौन करेगा? राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है दो टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स राइबोसोम। एक है 70S राइबोसोम्स और एक है 80S राइबोसोम्स। जो 70S राइबोसोम जो है फाउंड होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और जो 80S राइबोसोम्स जो है फाउंड होगा यूकैरियोटिक सेल्स। अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। मैंने अभी डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक्स हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो इसमें किस टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट? 70S की 80S। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, एंड फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, found in mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस प्लास्टिक्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी फाउंड होगा और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक्स में भी फाउंड होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्या डिफरेंस है? बच्चे इसमें जो बहुत लोग जो कंफ्यूज होते हैं, इसको समझ में नहीं आता है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। आइए इसको हम समझाते हैं क्या होता है। देखिए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखिए नाम समझ, यू मीन्स वेल डेवलप्ड, समझाते हैं, वेल डेवलप्ड। और कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये है
कि अगर डीएनए जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, अगर डीएनए जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, डीएनए जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मान लीजिए यहाँ पर डीएनए जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो इसको नाम दे दिया गया है न्यूक्लियस, इसका नाम दिया गया है न्यूक्लियस। अगर डीएनए जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वो साइटोप्लाज्म में नहीं रखा है, डायरेक्ट डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में नहीं रखा गया है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, डीएनए जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसका नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। ऐसा अब यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव या प्राइमरी या अनडेवलप्ड, प्राइमरी या अनडेवलप्ड। कहने को लगे ऑफ कैरियंस, और कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, ठीक। तो कहने को लगे अगर डीएनए जो है अगर डीएनए जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, अगर डीएनए जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में रखा गया है। अगर डीएनए जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, साइटोप्लाज्म में रखा है, ठीक है, अगर डीएनए जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में रखा गया है, इसको नाम दिया गया है निकोलॉइड्स कहा गया, इसका नाम दे दिया गया निकोलॉइड्स। अगर डीएनए मेम्ब्रेन से कवर्ड है तो न्यूक्लियस, अगर डीएनए जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, साइटोप्लाज्म में रखा है, तो इसको निकोलॉइड्स कहेंगे। यही डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के। कहने का मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से डेवलप्ड है। आइए समझ में, पूरी तरह से जो है डेवलप्ड है। अब डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने समझाया, ठीक है। डीएनए is not covered by membrane, DNA is not covered by membrane, DNA is not covered by membrane, लेकिन यहाँ पे डीएनए जो है डीएनए is covered by membrane, सेकेंड पॉइंट ये नोट कर लीजिए, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वो इसमें एब्सेंट रहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी सेल ऑर्गेन्स है जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है वो एब्सेंट रहेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी सेल ऑर्गेन्स है जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है वो प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन bound by cell organelles are
एब्सेंट और इसमें जो है मेम्ब्रेन्स बाउंड बाय सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसीलिए केवल जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और कौन सा राइबोसोम्स प्रेजेंट है? कौन सा राइबोसोम्स? 70S राइबोसोम्स कौन सा प्रेजेंट है? 70S। और इसमें राइबोसोम्स कौन सा प्रेजेंट है? 80S राइबोसोम्स कौन सा प्रेजेंट है? 80S, ठीक है, 80S ऐसा नहीं। और इसमें क्या कंटेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स, और इसमें क्या कंटेंट है? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अपना, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट का? 4 हो गया। फिफ्थ जो है फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, ये फाउंड होगा फाउंड इन हायर ऑर्गेनिजम्स, ऐसा नहीं, हायर ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये किसी को लीजिए, इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे ह्यूमन हो गया, एक एग्जाम्पल्स काफी है, ह्यूमन हो गया, इट इज। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड, वायरस क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड, वायरस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स कि यूकैरियोटिक सेल्स? कमेंट करिए, क्या है वायरस, क्या है? अगर जिसको आंसर मालूम उसे कमेंट करिए। देखिए, हमने पहली क्लास में स्टडी किया था कि वायरस को सेल थ्योरी से बाहर रखा गया है, क्योंकि वायरस जो है, वायरस इज नाइदर prokaryotic nor eukaryotic cell, ठीक है। वायरस जो है सेल्स, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लीजिए। वायरस जो है ना ही प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ना ही यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, क्योंकि वायरस जो है डबल नेचर है। अगर वायरस जो है शरीर से बाहर आएगा तो नॉन लिविंग थिंग है, और वायरस जो है शरीर के अंदर है तो लिविंग थिंग हो जाता है। इसको हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिजीज में, जब स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, ठीक है। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बस पॉइंट टू रिमेंबर, यूकैरियोटिक सेल्स अगर डीएनए एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, और डीएनए जो अगर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और जो सेकेंड जो मेजर डिफरेंस है, जितने सेल ऑर्गेनल्स है अगर मेम्ब्रेन से कवर्ड है यूकैरियोटिक सेल्स होगा, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स अगर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल। इसलिए केवल एक ही सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो भी राइबोसोम 70S, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड्स एंड सेंट्रोसोम। इससे केवल एनिमल्स में ही प्रेजेंट है, और इसका फंक्शन क्या है? डिविजन्स ऑफ सेल्स, केवल एक ही फंक्शन है, डिविजन्स ऑफ सेल्स, ठीक है। फाउंड ओनली इन एनिमल्स, इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन। और ये भी क्या है? ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, सेंट्रोसोम जो है ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। लेकिन प्लांट में कैसे सेल डिवीजन होता है? प्लांट जो सेल डिवीजन होता है
वो गोल्गी बॉडी करता है, और गोल्गी बॉडी सब सेल डिवीजन करता है, उसका नाम दिया गया है डिक्टोसम। बस इसका नाम दे दिया है डिक्टोसम। अब अपना नेक्स्ट ऑर्गेन्स स्टडी करते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स आपको मालूम वैक्यूल जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल जो है स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स में प्रेजेंट है और प्लांट में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो है ये, अभी तक हमने जितने भी सेल ऑर्गन्स पढ़े थे एक मेम्ब्रेन से कवर था, उसका नामकरण नहीं किया था, लेकिन इसमें जो वैक्यूल्स में जो सेल मेम्ब्रेन कवर्ड है उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। 1 मार्क्स, टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इट कंटेन्स फ्लूइड, इसमें फ्लूइड रहता है जिसको हम कहते हैं सेल्स है, यानी कि इसमें वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स रहता है, और इसका फंक्शन क्या रहता है, मटेरियल स्टोरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग सेलुलर एक्टिविटी। बस यही एग्जाम्पल्स है वैक्यूल्स पे, इतना ही है बस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेन्स है जो कि हमारा लास्ट है परऑक्सीसम। परऑक्सीसम ये एनिमल्स में भी फाउंड होगा और प्लांट्स में भी फाउंड होगा। ये परऑक्सीसम जो है, देखो परऑक्सीसम जो है लाइसोसोम जैसा रहता है। ठीक है, लाइसोसोम बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है परऑक्सीसम। ठीक है, प्रेजेंट रहता है, ये फाउंड रहता है एनिमल्स और प्लांट में भी, और ये कवर रहता है सिंगल मेम्ब्रेन से। ये कवर रहता है सिंगल मेम्ब्रेन से। इसका फंक्शन क्या रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हमारे सेल का जो है रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट्स है, ये जो टॉक्सिक्स रहता है इसको रिमूव करता है परऑक्सीसम। फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल, ये क्या है इसका फंक्शन है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2 और O2 हमारे शरीर में जो है टॉक्सिक्स है और इसको रिमूव करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक जो था सेल ऑर्गन्स हमारा खत्म हो गया, पूरे अच्छे से खत्म हो गया है। अब कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिए, अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, एक एक पॉइंट समझाया गया है और एक एक पॉइंट समझाया गया है, इससे क्वेश्चन आप कहीं भी फंसेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास को भी, जो कि हमारा समाप्त हुआ है अच्छे से सेल ऑर्गेन्स। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो हमारा अगला वीडियो जो आएगा न्यूक्लियस। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और इसके जो नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।